घर वाले हर वक्त कहते रहते थे मेहनत के बिना तुम्हारी जिंदगी, तुम तो रेहड़ियां लगाओगे वहां, केले की मूंगफली की रेहड़ी लगाओगे। तो बस उन तानों को सुन सुन के ही सुनने का शौक तो बचपन से ही था। अच्छा। तो ये नहीं पता था कि हम कभी लिखने भी लगेंगे। तो हम लोग ठंड में जब तक हमसे बैठा जाता था 10-11 बजे तक 12, तब तक हम बैठे रहते थे, और जब नींद आने लगती थी वापस घर आ जाते। मतलब सुनने का शौक तो इस कदर। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। लिख सकते हमें लगा लिखने वाले तो बहुत बड़े लोग होते होंगे, अलग कहीं दुनिया में पैदा होते होंगे, हम तो बस सुनने वाले हैं। तो सुनने का शौक था बचपन से। तो मैंने फिर वॉलीबॉल फेंक दी। वो भी आम बैट्समैन की तरह ही आगे आए और क्लीन बोल्ड हो गए। अरे वाह। और क्लीन बोल्ड हो गए तब उन्हें समझ में आया कि मैंने ये क्या किया। तब उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि अच्छा फंसा कर आउट किया मुझे। कविता है ना पुरानी के, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अच्छा। तो उनका पूरा जो था सब कुछ उसी पर था। पिताजी को चेस से बहुत नफरत थी। अच्छा। वो समझते थे ये तो चौपड़ जो जुआ हुआ था महाभारत में उसी का रूप है चेस। उन्होंने मेरे कान पे दो लगाया कि अच्छा यहाँ जुआ सीख रहा है खेल बनेगा। बस ये डर लगा रहता था कहीं सीपी को नोटिस ना आ जाए कोर्ट से कि सीपी आप टाइम पर ये नहीं कर पाए, तो सीपी साहब को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। हिफाजत राजधानी की मुझे दिन रात करनी है, कभी रुकता नहीं घर में भले बीमार हो कोई। 19 में 19 और 20 में 20, तो कुल मिलाकर 119 किताबें उनकी इस तरह आई हैं, प्रकाशित हुई हैं। 19 किताबें जी। दर्शकों को ये भी बताया था कि भाई गजल की तो एक किताब छापने में ही मतलब पसीने आ जाते हैं। सीरियस ही नहीं थे, क्रिकेट का ही शौक था बस। अच्छा, क्रिकेट के लिए इतने सीरियस थे ना कि जहाँ कहीं मैच हो तो वहीं पहुंच जाना, और इसमें कोई लगन नहीं थी कि नौकरी वोकरी क्या हो जाएगी। घर वालों के कहने से फॉर्म भर दिया, वो जमा कराना। अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बल्कि मैं तो अब मित्रों को सुना रहा हूँ ये बात। मैंने पूछा ये आपने कहाँ से लिखी, ये तो असली वाली गजल है। तब इन्होंने बताया कि 5-6 महीने से इन्हें उस्ताद मिल गए जो सिखा रहे हैं। उस्ताद थे सर्वेश चंद्र ओसवी साहब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कल कल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मशहूर शायर इकबाल का शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा असर, जिनकी गजल की दुनिया में एक अलग पहचान है। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों, बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने और प्रमोद जी ने एक ही गुरुजी से गजल की बारीकियां सीखी हैं। हमारे उस्ताद थे उस्ताद शायर मरहूम सर्वेश चंद्र ओसवी जी। मैंने और प्रमोद जी ने बहुत से मंचों पर कविताएं और शेर शायरी की है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई लिखाई और बचपन के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। और ये तो आपने बता ही दिया कि हम इकट्ठे पुलिस में भी सर्विस करते रहे हैं। जी जी। एक ही उस्ताद से हमने गजल की बारीकियां सीखी हैं। चलिए शुरुआत में मैं बताता हूँ आपको कि मेरा जन्म दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ है। अच्छा। चांदनी चौक तो ऐसी जगह है जिसको दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। बिल्कुल। बचपन वहीं गुजरा, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। अच्छा। पुलिस में नौकरी भी ज्वाइन की। अच्छा। तब भी वहीं से की। अच्छा। उसके बाद फिर हमने चांदनी चौक छोड़ा। तो मतलब सारा बचपन और जवानी की शुरुआत भी सब कुछ चांदनी चौक से बहुत ही, और अधिकतर रिश्तेदार भी चांदनी चौक में रहते थे। तो अभी तक चांदनी चौक से बहुत पुराना रिश्ता है। मकान बदलने के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप चांदनी चौक में आपका बचपन गुजरा है, तो हो सकता है कि भी जो कविता और गजल के प्रति आपका रुझान का भी यही कारण हो सकता है। चौक साहित्य की दुनिया में एक अलग मुकाम तो रखते हैं। चांदनी चौक के बाशिंदे, वहाँ का माहौल, गंगा जमुनी तहजीब, तो ये सभी इन सब का जहाँ आपने बचपन गुजारा है, जहाँ आप रह रहे हैं, उसका असर तो पड़ता ही है। मिर्जा गालिब भी वहीं उनकी हवेली है। मिर्जा गालिब की भी वहीं रहे हैं बल्ली मारान में। तो मैं जो लाल किले के पास का जो चांदनी चौक है, गुरुद्वारे के बिल्कुल पीछे गरीबा बाजार है। अच्छा। गरीबा सोने चांदी के ज्वेलरी के लिए मशहूर है, वहां मेरा जन्म हुआ। अच्छा अच्छा। तो लाल मतलब ये समझिए कि कविता से शौक, सुनने का शौक तो बचपन से ही था। अच्छा।
तो ये नहीं पता था कि हम कभी लिखने भी लगेंगे। अच्छा मुझे मुझे ये रहता था कि भी लिखने वाले शायद और किसी तरह से पैदा होते होंगे, भगवान उन्हें अलग पैदा करता है और सुनने वालों को अलग। तो अच्छा, मैं मेरी कैटेगरी जो है सुनने वालों में। मतलब सुनने की रुचि शुरू से थी, शुरू बचपन से? थी। आप ये देखिए कि जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, मतलब 12-13 साल की उम्र थी, हम्म तो मेरे एक और बचपन के दोस्त थे, जमुना प्रसाद जी, अब है नहीं वो हम्म। इस दुनिया में, तो वो भी बहुत शौकीन थे कविता सुनने के। अच्छा। तो लाल किले में जो 26 जनवरी का मुशायरा होता था, हम्म। कवि सम्मेलन होता था, हम लोग उसे सुनने चले जाते थे लाल किले। अच्छा। अब बहुत छोटे थे हम, 12-13 साल। तब वहाँ वीआईपी पास लगता था। अच्छा एक पास होता था अंदर एंट्री के लिए। अच्छा अब अच्छा। वो पास हमें कौन दे? हम्म टिकट भी कभी कभी लगता था, वहाँ कव्वाली वगैरह के प्रोग्राम होते थे, तो हम्म। टिकट के पैसे भी कौन, घर वाले सिर्फ इस काम के लिए तो पैसे नहीं दे सकते कि तुम जाकर कविता सुनो। अच्छा, हाँ इस बिल्कुल तरह ठीक का है। माहौल नहीं था। थोड़ी सख्त होते थे पेरेंट्स बिल्कुल उस बिल्कुल। जमाने में, आजकल की तरह नहीं होते थे हम्म बच्चों के शौक पूरे करने वाले। तो अब देखिए 26 जनवरी का सर्दी पड़ रही है, अब हम दोनों कंबल लेकर जाते थे और अंदर नहीं घुस पाते थे, तो उसके टेंट के बाहर, अच्छा। जहाँ माइक की आवाज आ रही होती थी, हम्म। वहां हम अपना डेरा लगा लेते थे। अच्छा। और कंबल ओढ़कर इतनी तेज हवा में हमने रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, इन सब लोगों को सुनाया जिनका अब लोग नाम ही लेते हैं। तो हमें ये सुनने को मिलती थी, माइक की आवाज जब बाहर आती थी, तो हम लोग ठंड में जब तक हमसे बैठा जाता था 10-11 बजे तक, 12, तब तक हम बैठे रहते थे, और जब नींद आने लगती थी वापस घर आ जाते। मतलब सुनने का शौक तो इस कदर था। 26 जनवरी के टाइम तो ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। तो हम लाल किले के अंदर, मीना बाजार में, कहीं भी बैठ के जहाँ आवाज साफ सुनाई दे रही होती थी, तो हम टेंट के बाहर बैठ कर ही, इतना शौक था कि हम रामधारी सिंह दिनकर को सुन रहे हैं, अच्छा, अरे वाह। हरिवंश राय बच्चन को। तो ये सब लोग हमने बचपन में। और जब लेट घर पहुंचते होंगे डांट भी पड़ती होंगी, कितनी देर तक कहाँ थे? नहीं, पिताजी भी पुलिस में थे, तो उनकी रात की ड्यूटी हुआ करती थी। अच्छा, पिताजी आपके दिल्ली पुलिस में ही थे? दिल्ली पुलिस में थे पिताजी। अच्छा। तो उनकी रात की ड्यूटी हुआ करती थी, हमारे पूरे बचपन के दौरान उनकी रात की ड्यूटी हुआ करती थी। अच्छा। तो मतलब वो रात को चले जाते थे, तो माँ थोड़ी सी सॉफ्ट होती थी, तो माँ से पूछ के आ जाते थे, और फिर 11-12 बजे तक हम लोग अच्छा वापस पहुंच जाते थे। क्या तो बात है। बहुत सुनने का शौक था बचपन से ही। फिर क्या हुआ, ग्रेजुएशन मैंने की जाकिर हुसैन कॉलेज से अजमेरी गेट पर। अच्छा। अब वहाँ तो सुनिए शायरी का ही माहौल था बस। अच्छा। हाँ। तो मुझे याद है अभी तक, बचपन तो क्या समझिए, हाँ बस कॉलेज में कॉलेज के टाइम में। जवानी। हाँ। तो वहाँ एक सईद साहब हुआ करते थे। अच्छा। एमटीएस स्टाफ थे वो कॉलेज का। मगर वो शायरी, मुझे इतना भी शायरी के बारे में कुछ पता नहीं था, बस सुनना अच्छा लगता था। तो वो लोगों की इस्लाह किया करते थे। अच्छा। तो हमें कुछ नहीं पता होता था, तो करेक्शन क्या करते थे। हाँ। जो कोई लोग उनसे आते थे कराने, जो यंग बच्चे कॉलेज के, जो शायरी लिखते थे, तो हमें जब समय मिलता था तो हम उनके पास, उनको एक रूम मिला हुआ था कॉलेज में। अच्छा। रहने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उस कमरे में इवनिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे हम, तो दिन में वो खाली रहते थे, इवनिंग कॉलेज में उनकी भी ड्यूटी होती थी। तो दिन में वो इस्लाह किया करते थे, शायरी की करेक्शन लोग भी किया करते थे। तो हमें जब भी फुर्सत होती थी हम उनके कमरे में बैठ जाते थे। अब लोग शेयर लेकर आते थे, उस पर बातचीत होती थी, वो उसमें इस्लाह करते थे, तो हम बस उसी रंग में पर ये नहीं कभी दिमाग में आया कि हम लिख भी सकते हैं। हमें लगा लिखने वाले तो बहुत बड़े लोग होते होंगे, अलग कहीं दुनिया में पैदा होते होंगे, हम तो बस सुनने वाले हैं। तो सुनने का शौक था बचपन से। देखो, सुनने का शौक उन्हीं को होता है जिनके अंदर ये कविता और शायरी के कीटाणु होते हैं, नहीं तो इतना शौक किसी को होता नहीं है। और बचपन में, मतलब मैं एक और बात बताऊं, बचपन में कवि तो अंदर मौजूद था, उसकी पहचान नहीं हो पाई थी मुझे भी, और जो मुझे सुनने वाले लोग थे उन्हें भी। अच्छा। मेरे दादाजी प्रकांड ज्योतिषी थे। अच्छा। तो हाँ, और वो उस जमाने में जो शंकराचार्य थे, मेरे दादाजी को बाई नेम बुलाते थे। अच्छा। इतने मशहूर थे वो, और रहते थे गाँव में, वो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा गाँव है। तो जब छुट्टियों में हम गाँव जाते थे समर वेकेशन में, तो वो रामचरितमानस का पाठ करने के लिए मुझे बैठाते थे ऊपर व्यास गद्दी पर। अच्छा। अभी ये बहुत अच्छा पढ़ता है मेरा पोता जो है। अच्छा। अब उसमें क्या होता था, अच्छा पढ़ना क्या, एक तो मेरे जो थे ना बड़ी फ्लुएंसी थी पढ़ने में, मतलब कोई रुकावट नहीं थी। 6ठी-7वीं क्लास में मैं उसको धारा प्रवाह पढ़ता था रामचरितमानस को। अच्छा। और चौपाई को चौपाई के मीटर की धुन से, और दोहे को दोहे की धुन से, छंद को छंद की धुन से पढ़ता था। तो ना मुझे पता था कि ये मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ना सुनने वालों को पता था, गांव के देसी आदमी। अच्छा। मगर वो कहते थे भी पंडित जी का पोता जो है ना बहुत अच्छी रामचरितमानस सुनाता है। तो वहाँ भीड़ लग जाती थी 20-30 आदमियों को सुनने के लिए सुबह से। तो मतलब वो कविता के गुण मौजूद थे। 6ठी-7वीं क्लास में मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि ये चौपाई है, ये दोहा है, और ये छंद है। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में, उनकी टेक्निकलिटीज नहीं मालूम थी,
मगर ये पता था कि ये अलग अलग तरीके से पढ़ेगा। अरे वाह, आप उसी हिसाब से ही पढ़ते थे जो उनका मीटर के हिसाब से। जो कंपोजिशन होती है, जो सुनने में जो पसंद आती है लोगों को, आप उसी हिसाब से ही पढ़ते थे जी। बहुत। तो भाई साहब स्कूल के अंदर भी जैसे कविताएं होती थी दिनकर की और मैथिली शरण गुप्त वगैरह, तो वो भी काफी आपका मतलब मैंने सुन रखी है आपके मुंह से भी। वो सब मुझे मुजबानी याद थी अभी तक, और अभी तक याद है। अच्छा। आप ये सुनिए कि जैसे मैथिली शरण गुप्त की या रामधारी सिंह दिनकर की, वो है अपना रश्मि रथी है। रश्मि रथी की कविता मतलब 8वीं 9वीं क्लास से मुझे वो याद है अभी तक। अगर आप कहें तो मैं 4 लाइनें सुना दूं। बिल्कुल 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 स्वागत। तो बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। वाह। सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। है न्याय यदि तो आधा दो, है न्याय यदि तो आधा दो, किंतु यदि उसमें बाधा हो लौटा दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। वाह क्या ये पंक्तियां मुझे 7वीं 8वीं क्लास में याद हो गई थी। नहीं, लोगों को तो बच्चों को तो पिटाई होती है कि याद करो, तो आपको अपने आप ही खुद ही मतलब शौक था? बड़ा शौक था सुनने का, और ये सुनते सुनते ही याद हो गई थी मुझे, पढ़ने के अलावा भी सुनते सुनते। अच्छा। कभी रेडियो पर सुन ली, कभी उनके कवि सम्मेलन में सुन ली रामधारी सिंह दिनकर से। तो ये, और एक वो मेरे कोर्स में आई थी 9th क्लास में, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। अच्छा। जो उनका एक वो है, उनकी एक रचना है साकेत, उसका एक पार्ट है पंचवटी। वो मुझे इतनी मनपसंद थी। 9th क्लास ये 1971 की बातें हैं समझो आप। अच्छा। तो मेरे ख्याल 55 साल होने को जा रहे हैं इस बात तो 55 साल से मुझे वो पंक्तियां 9th क्लास से मुझे मुंजाबनी याद हो गई थी। कौन सी पंक्तियां? वो मेरे अध्यापक थे, वो मुझसे खड़ा करके वहाँ पढ़वाते भी थे। अच्छा। क्योंकि लोगों को तो या बच्चों को तो पिटाई होती थी बिल्कुल याद करने की, और मुझे नेचुरली क्योंकि मुझे शौक था कविता का। बिल्कुल बिल्कुल। कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, उलट प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं करुबी मंद पवन के झोंकों से। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज वही है फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। क्या बात है। तो ये सब मैं 9th क्लास से मुझे याद है, मैं सुनाता था क्लास में, टीचर बड़े खुश होते थे जो अध्यापक थे हिंदी के। अच्छा। मतलब उदाहरण के तौर पर रखते थे कि देखो इसको सब कुछ याद है ये। बिल्कुल। तो ये सब शौक था बस बचपन से कविता का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा भाई साहब, जैसे आपने बताया कि कविता का तो आपका शौक था बचपन से ही, तो इसके अलावा और क्या शौक थे आपके स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम में चांदनी चौक में रहते सबसे बड़ा शौक तो क्रिकेट ही था। क्रिकेट का बड़ा शौक था। लाल किले के पार्क में, जहाँ पर आज ये परेड खड़ी होती है ना 15 अगस्त, जो लाल किले का मेन पार्क है। अच्छा। वो पूरे चांदनी चौक के बच्चों का क्या हुआ करता है। अच्छा अच्छा। तो हम भी वहाँ जाते थे, बड़े मतलब लगन से, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ साइड में थी, कुछ भी। तो उसमें तो एक ही ग्राउंड में कई टीम खेलती होंगी, अलग अलग विकेट होते होंगे, कभी किसी के बॉल कहीं आ गई कहीं किसी की। सुबह 5 बजे जाके अपनी पिच घेरनी पड़ती थी। अच्छा। सुबह 5 बजे, मैच 7 बजे शुरू होना है, तो हम ऐसे दीवाने थे जो सुबह 5 बजे जाके अपनी विकेट लगा देते। आजकल के बच्चे उठते हैं 8 बजे। 8 बजे। और मेरा एक और मेन काम होता था, मतलब मैं बहुत हल्का था वजन में ना, बहुत कमजोर टाइप कह लो, या बहुत ही स्लिम ट्रिम था। तो बॉल जो है कभी कभी खाई में चली जाती थी किसी शॉट पे। अच्छा। तो खाई में से बॉल निकालने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। अच्छा। ये बड़ा काम था। अब लाल किले की खाई में देखिए मैं। अच्छा, जो लाल किले के साथ में जिसमें पानी भरा रहता है। अच्छा। पानी नहीं है तो घास ये सूखी। अच्छा। अभी मुगलों के जमाने में जमुना नदी वहां से बहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। मगर अब तो वो सूखा ही है। अच्छा। अब तो लोग जो चांदनी चौक के बेघर बार लोग होते हैं, तो वहाँ पानी के कनेक्शन है, वहाँ नहाने धोने का अपना वो इंतजाम करते रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्शा वाले वो। तो हमारी बॉल चली जाती थी, सबसे पहले मेरा नंबर होता था, मेरी फील्डिंग वो वहीं लगाते थे खाई के पास कि ताकि मैं निगाह से देख लूं कि बॉल गिरी किस तरह। अगर निगाह चुकी तो फिर बॉल नहीं मिलेगी, घास इतनी बड़ी होती थी उसके अंदर। तो ये मेरे अंदर ये महारत थी कि मैं उस पर लटक के दीवार पे और खाई में कूद जाता था। हालांकि मैं 14-15 साल का था, बहुत बड़ा टास्क था ये, पर मेरा इतना डर खुल गया था कि ये मेरा मेन काम था कि अगर चौका लग गया और बॉल खाई में चली गई तो मुझे ये निगाह रखनी है चौका बचाने से भी ज्यादा कि बॉल गिर कहाँ रही है। बल्कि आप तो जो बॉल के साथ साथ ही कूद जाते हो।
क्योंकि और कई बार ऐसा भी होता था बॉल कूदे और नीचे ढूंढने जा रहे हैं तो बॉल गई हमारी, एक मिल गई, दो किसी की पुरानी पड़ी है वो भी तो वो भी मिल जाती थी क्योंकि हर आदमी तो कूदता नहीं, हर एक आदमी तो कूदता नहीं था। जिनकी बॉल चली गई वो अपना सामान समेट के घर चले जाते थे, कैसे आए इसमें भी आप तो बिल्कुल वहीं खड़े रहते थे, तो आपको पता था कि मेरी बॉल कहाँ गिरी है, और जो पीछे से आएगा उसको तो समझना ही मुश्किल है गिरी कहाँ है, मुश्किल है गिरी कहाँ है। वो जरा सा भी आपने निगाह हटाई तो फिर बॉल मिलेगी, बॉल मिलेगी नहीं, कि बॉल यहाँ पड़ी है घास में, आप वहां ढूंढ रहे हो तो कभी नहीं मिलेगी, फिर उनकी बॉल आपको ही मिलेगी, फिर बाद में मुझे ही मिलेगी कभी। ये सब बातें थी, बहुत क्रिकेट का बड़ा शौक था। बहुत अच्छे। और मैं आपको एक बताऊं वाकया क्रिकेट से जुड़ा हुआ। ऐसा मैं कॉलेज में था, शायद फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। फर्स्ट ईयर में था तो मतलब 16-17 एक साल की उम्र होगी, 1975 की बात है शायद। तो श्रीलंका की टीम इंडिया में आई हुई थी क्रिकेट खेलने। तब श्रीलंका की टीम को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला हुआ था। अनऑफिशियल टेस्ट होते थे 4 दिन के, ऑफिशियल टेस्ट 5 दिन का होता था। अच्छा। अनऑफिशियल टेस्ट की सीरीज खेलने आई थी 75 में। हमारे कैप्टन थे, इंडिया के कैप्टन थे बिशन सिंह बेदी, सभी लोग थे उसमें। उस सीरीज में मुझे याद है बैंक सरकार पहली बार खेले थे अनऑफिशियल, उनको मौका मिला था। अच्छा। सुरेंद्र अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ के बड़े भाई थे, वो ये सब लोग पहली बार खेले थे शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और हमारे कैप्टन थे बिशन सिंह बेदी और श्रीलंका के कैप्टन थे अनुरा तेन्नकुन। अच्छा। अनुरा तेन्नकुन आज की पीढ़ी ने शायद नाम नहीं सुना होगा, बहुत ही क्लासिकल और बड़े लेवल के बैट्समैन थे। अच्छा। मगर क्योंकि उन्हें जब क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, तब अनुरा तेन्नकुन ही श्रीलंका के कैप्टन थे उस वर्ल्ड कप। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत मशहूर और बड़े क्लास और बहुत हाई लेवल के बैट्समैन थे। बस ये था कि श्रीलंका को ऑफिशियल टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला उनके टाइम में। तो क्या हुआ, दिल्ली में टेस्ट मैच था, दिवाली के आसपास की बात है, त्योहारों के दिन थे। तो हम पिताजी से तो पूछते ही नहीं थे मैच वैच देखने, बोल नहीं सकते थे उनके सामने, तो माँ की थोड़ी खुशामद करके चले जाते थे मैच। मतलब क्रिकेट मैच की भी पूछना बड़ा दिक्कत वाली बात होती है, बड़ा खेलने जाना ही बड़ी दिक्कत की बात होती थी, रोज खुशामद करनी पड़ती थी। मतलब घर वालों के पास एक बात होता, तूने आज ये नहीं करा ना, अब तू कल जाइए क्रिकेट खेलने। अच्छा। अब भेजेंगे तुझे कैसे, माँ भी हमें पूरा ये ब्लैकमेल करते ये काम कर, नहीं तो फिर सुबह तेरा खेलने जाना बंद है। अच्छा। और हमारे चाहे हिमालय पर्वत सर पे उठवा लो, क्रिकेट खेलना बंद मत करो, हमारा ये अच्छा ये एक शौक था। अरे तो उस मैच को देखने के लिए हम, अच्छा देखिए टिकट के पैसे भी नहीं होते थे, इस तरह जुगाड़ लगा के किसी ना किसी तरह हम बिना टिकट अंदर घुस जाते थे मैच देखने के लिए। तो ये मैच चल रहा था। अब क्या हुआ कि जब मैच शुरू हुआ तो श्रीलंका के जो ऑफिशियल कैप्टन थे अनुरा तेन्नकुन, वो बीमार हो गए। अच्छा। किसी कारण से पेट में कुछ गड़बड़, तो वो उस मैच में नहीं खेल सके। जो उनके वाइस कैप्टन थे डेविड हाइन, मुझे नाम याद है अभी तक, उन्होंने कप्तानी की और श्रीलंका वाले जो कैप्टन थे तेन्नकुन, वो पवेलियन में थे। तो शायद मैच के दूसरे या तीसरे दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था, हल्का हल्का दिवाली के बाद की बात है ये। तो वो हम सबसे पीछे वाली उस पर बैठे थे, जो पत्थरों वाली सीढ़ियां होती है ना सबसे ऊपर, उससे बैठे थे, ताकि वो एक लेवल होता है ना, जाली लगी होती है, जाली से ऊपर बैठते थे ताकि साफ दिख जाए, जाली के अंदर से वो दिखाई, कोई रुकावट नहीं आए। तो अब तो फिरोज शाह कोटला का स्वरूप बदल गया। तब 1 नंबर ग्राउंड ये होता था जिस पर टेस्ट मैच होते थे, 2 और 3 पीछे होते थे। अच्छा। जहाँ लीग मैच होते थे, लीग मैच भी खेला हूँ मैं उसमें। अच्छा। लीग डीडीसी लीग में भी खेला हूँ मैं। अरे वाह। तो वहां हमने देखा कि श्रीलंका के कैप्टन जो थे वो नेट प्रैक्टिस के लिए आ गए। थोड़ा उन्होंने आराम फील किया होगा बीमारी में, तो धूप निकल रही थी, अच्छी खासी मौसम था, तो वो नेट प्रैक्टिस के लिए आ गए वहाँ। तो उनके साथ 1-2, क्योंकि उनके 11 खिलाड़ी तो खेल ही रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे वहाँ, तो 1-2 बॉलर जो उनके पास था वो, और कुछ लोकल लड़के बॉलिंग करने लगे। मैंने ऊपर से देखा तो चांदनी चौक का एक लड़का बॉलिंग कर रहा था। मैंने पूछा तू कैसे आ गया? करे आ जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया मौका, श्रीलंका के कैप्टन को बॉलिंग करने का, सभी अलाउड है। हाँ, तो मैं मैच छोड़ के वहां भाग के गया और उस ग्राउंड गेट से निकल के वहां पहुंच गया। तो मैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग किया करता था ऑफिस में। तो मैंने अपने ख्यालों में एक बॉल इजाद कर रखी थी, जिसको आजकल के जमाने में स्लोअर वन कहते हैं। अच्छा। तो वो 1975 में मैं कभी कभी डाला करता था। तो उन दिनों वनडे का जमाना नहीं था, टेस्ट मैच ही हुआ करते थे। तो मतलब विकेट बचा के रखना ही बड़ी अहमियत होती थी, कोई जल्दीबाजी नहीं होती थी बैट्समैन को। तो मैं एक बॉल डालता था जो एक ही जगह पर डाले, ऑफ स्टंप के बाहर, वो अंदर गई तो वो उसको आगे बढ़ के उसको डिफेंसिव खेल दिया। अच्छा। फॉरवर्ड डिफेंसिव, उस पर आमतौर पर बैट्समैन खेला करते थे। तो 4-5 बॉल करने के बाद उन्हें लगता था यार कोई वैरायटी नहीं है इसके पास,
इसकी बॉल यहाँ पड़ेगी और यहाँ आएगी, तो वो आराम से वो माइंड में प्री प्लान कर लेते थे अगली बॉल। जब मुझे लगता था ये सेट हो गया है बैट्समैन, तब मैं अपना वो स्लोअर वन डालता था, उसमें हथेली टच कर दो बॉल पर तो थोड़ी स्लो आती थी, तो उसको क्या वो पहले ही खेल जाता था और वो बॉल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बॉल वो स्लो आती थी और बैट्समैन बोल्ड हो जाता था। अच्छा, तो मैंने सोचा यही चालाकी इसके साथ भी करते हैं अनुराग तेंदुलकर के साथ। हालांकि ये जो टेस्ट मैच के बैट्समैन है ये तो पकड़ लेंगे, पर मैंने सोचा तो करके देखते हैं। मैंने उन्हें 6-7 बॉल खिलाई एक ही तरह की, ऑफ स्टंप के जरा बाहर पड़े और टर्नों के अंदर है, वो उसको फॉरवर्ड डिफेंसिव कर दें। 6-7 जब मुझे पता लग गया, उन्होंने सोचा ये तो एक आम बॉलर ऐसे ही करता जा रहा है, तो मैंने फिर वो वाली बॉल फेंक दी। वो भी आम बैट्समैन की तरह ही आ गया है और क्लीन बोल्ड हो गए। अरे वाह! और क्लीन बोल्ड हो गए तब उन्हें समझ में आया कि मैंने ये किया क्या, तब उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि अच्छा फंसा कर आउट किया मुझे। अरे वाह! तो ये बहुत बड़ी बात थी। अरे मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये बात हम घर आके नहीं बता सके क्योंकि हम तो चोरी से गए थे कॉलेज के टाइम में मैच तो चोरी से गए थे, इतने प्लेयर को आउट किया ये बता ही नहीं सकते घर आके। वो समझते कि तुम्हारा फिरोजशाह कोटला में क्या काम, तुम्हें तो फलानी जगह भेजा था, तुम वहां मैच देख रहे। जिस तरह आपने ना कविता और गजल की बारीकियां सीख रखी हैं, तो क्रिकेट में जितने आपने शब्द बताए ये एक आम इंसान को तो मतलब ये पता भी नहीं कि कैसे स्विंग और ये सब जैसे आपने कई नाम दिए, तो इसके अंदर भी आपका इतना रुझान था। तो एक हिसाब से आप तो ऑलराउंडर रहे हैं बिल्कुल ही। देखिए अब क्रिकेट की बात चल रही है तो एक किस्सा और याद आ गया मुझे, मैं बताऊं आपको। जी जी। उस जमाने में पेरेंट्स जो है ना बहुत सख्त हुआ करते थे, बच्चों का खेलना कूदना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। वो एक कविता है ना पुरानी के, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अच्छा। तो उनका पूरा जो था सब कुछ उसी पर था कि भी खेलते कूदते ही बच्चे बिगड़ जाएंगे, खेलने मत दो, बस 24 घंटे पढ़ाते रहो। तो हम क्रिकेट के दीवाने। तो नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट पर गुरचरण सिंह सर हुआ करते थे, क्रिकेट के बहुत बड़े कोच थे वो। आप ये देखें कि कपिल देव, चेतन शर्मा, कीर्ति आजाद, दिल्ली के जो बड़े प्लेयर हैं वो भी जब दिल्ली में होते थे तो उन्हीं की नेट पर कोचिंग के लिए आते थे। अच्छा। तो वो अपना बच्चों के एक एकेडमी भी चलाते थे वहाँ सरकारी। तो हर साल वो, अब मुझे याद नहीं तो मैं छोटा ही था, 14-15 साल का रहूंगा, तो वो उसमें 10-12 बच्चे शायद सेलेक्ट करते थे। वो ट्रायल के लिए दुनिया आती थी। अच्छा। हम इंडिया गेट पर खेलने गए हुए थे किसी काम के लिए, वैसे ही गए हुए थे घूमने, याद नहीं आ रहा किसी, शायद कोई रैली थी या कुछ, स्कूल की तरफ से ले गए थे हमें। तो हम वहाँ रैली खत्म होने के बाद सीधा स्टेडियम में पहुंच गए। अच्छा। वहाँ क्रिकेट का नेट लगा हुआ था, तो हमारे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्रिकेट का नेट था। अरे वहाँ ट्रायल चल रहा था। अब हमारे पास ना बैट ना कुछ, बड़े बड़े अच्छे लोग आ रहे थे, बड़े बच्चों किट लेकर पूरी। अब हमने एक बच्चे से बैट उधार लिया, हमने कहा अपना बैट दिखा दे जरा, और हम भी ट्रायल की लाइन में लग गए। तो अब हमने उसमें ट्रायल हुआ तो पहले उन्होंने उसमें से 60-70 बच्चे निकाल दिए, 30-35 बच्चे सेलेक्ट किए, उसमें हमारा नंबर आ गया। अच्छा। नंबर आ गया तो फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ, फिर उन्होंने बैटिंग के लिए बुलाया नेट पर, फिर उसमें से निकाल दिए। मतलब आप ये सब मानेंगे आखिरकार के जो 10-12 फाइनल सिलेक्शन हुई उसमें हमारा नंबर आ गया। हमारा मतलब आपका और मेरा? अच्छा, आपका आ गया। हाँ। अच्छा। वो लखनवी अंदाज में बोल रहा हूँ हमारा क्योंकि क्रिकेट में सेलेक्ट हो गए तो मैं से हम तो हो ही गए हम तो खैर जी सेलेक्ट हो गए वहाँ। तो अब उन्होंने कह दिया हमें कि भाई, हम तो चप्पल नहीं थे, उन्होंने कहा जूते पहन के आना घर से क्रिकेट के, और अपनी किट वेट लेके आना, बैट वैट, और ये शायद 10 रुपए करीब उसकी फीस थी कुछ। अच्छा। वो पैसे भी जमा कराने थे। हमारा सिलेक्शन हो गया। बड़ी आज का जमाना होता तो माँ बाप फेसबुक पे भर देते कि हमारा लड़का सेलेक्ट हो गया। ठीक बात है। तो और हम चोरी चोरी घराए, बता भी ना पाए किसी को कि हमारा सिलेक्शन के माँ बाप ने तो वहाँ भेजा ही नहीं था। उन्होंने तो स्कूल की रैली में, स्कूल की तरफ से ले गए थे, रैली में गए थे, तुम क्रिकेट में कैसे पहुंच गए? हमने कुछ नहीं बताया। अगले दिन स्कूल से छुट्टी करके घर में कोई बहाना वहाना बना के हम फिर चले गए वहाँ। अच्छा। तो हम तो सिलेक्टेड थे। अब हमने फिर किसी का बैट मांग के, वही तो कहने लगे तुम चप्पल में क्यों आए हो, तुम जूते पहन कर क्यों नहीं आए, और फीस जमा कराओ। ऐसे 3-4 दिन तक चला। हम डर के मारे घर नहीं बता पाए। जूते थे ही नहीं। क्रिकेट के जूते कहाँ थे? अरे और ना 10 रुपए थे वो फीस जमा कराने के। 10 रुपए तो बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। 73-74 की बात हो। न मान सकते थे क्योंकि बता ही नहीं सकते थे कि तुम्हारा क्रिकेट खेलने पहुंच गए वहाँ चोरी से। अच्छा। तो हम चुपचाप अपने मन में रखे अब कैसे करें, रात भर नींद आए, सुबह फिर कल फिर वो जो वहाँ कोच है वो तो फिर कहेंगे 10 रुपए जमा कराओ और जूते और अपनी किट लाओ। वो घर में तो भाई साहब पिताजी क्या, वो तो मतलब
इतनी बड़ी बात थी कि कुछ सोच ही नहीं सकते बस उस बात को। अरे तो वो ऐसे ही फिर हमारा सिलेक्शन अपने आप ही कैंसिल हो गया। फिर हमने जाना ही बंद कर दिया रोज-रोज की टोका-टाकी से। अरे मगर ये हिम्मत नहीं कर पाए कि हमारा सिलेक्शन हो गया हो कुछ। बताओ। इस तरह की तो बातें थी। मुझे जो ज़माना लगता दूसरा है था। आपकी बातें सुन के, बल्कि आपने उस एज में भी बिना सीखे ही श्रीलंका के कैप्टन को आउट कर दिया नेट के ऊपर। और जिस हिसाब से आपने बड़ी बारीकियों से बताई कि कैसे बॉल वगैरह, ऑफ स्विंग, ये सब जो ये है, सब अपने आप ही। तो उस टाइम अपने आप सीख के, इसका मतलब इतना शौक था आपका, तो मुझे लगता है कि अगर आपको उस टाइम टीम में होते तो आज मुझे जो लगता है कि एक बड़े नाम आपका होता। कुछ नहीं, ये तो कह नहीं सकते बड़ा कंपटीशन है क्रिकेट में, लेकिन उसमें ये कुछ नहीं कह सकते, मगर हाँ मोर देन एवरेज तो था ही मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डीडीसीए लीग में भी अलग-अलग टीमों से खेला मैं। बस देश का दुर्भाग्य है कि एक बड़ा खिलाड़ी रह गया। सौभाग्य है, दुर्भाग्य। लेकिन हमारा सौभाग्य हुआ है कि वहां जाते तो आप हमारे पॉडकास्ट पे नहीं आ पाते। तो ये भी है, हर चीज के फायदा नहीं दिल्ली समझते। पुलिस में नौकरी ना करते फिर तो कहीं और ही होती। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि भी क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट का शौक तो सभी को हो ही जाता है जैसे बचपन में, लेकिन आपने एक चेस वाली चीज भी बताई, तो चेस का कैसे आपको शौक पड़ा? क्योंकि चेस तो एक मतलब साधारण तरीके से तो जीवन में उतरता नहीं है। चेस का मतलब लोग एक्चुअली चांदनी चौक में रहते थे हम, और 7 बजे मार्केट बंद हो जाती थी। तो चांदनी चौक का रहन सहन का स्टाइल, लोगों का मिजाज ही एक अलग तरह के लोग थे। छोटे छोटे घर होते थे। जैसी मार्केट बंद होती थी तो लोग घरों से बाहर निकल आते थे। अच्छा। हवा खाने के लिए, अच्छा। खेलने। तो किसी दुकान के बाहर चबूतरे पर कोई ताश खेल रहे हैं लोग, कहीं चेस खेल रहे हैं, तो इस तरह के अपने वो लग जाता था। मजमा टाइप अड्डा, लोग देखते रहते थे। 4 लोग ताश खेल रहे हैं तो 20 लोग बताने वाले खड़े हैं। 2 लोग चेस खेल रहे हैं तो 20 लोग उनको सलाह देने वाले खड़े हैं। तो एक दिन रात को मुझे कोई सामान लेने भेजा घर वालों ने, तो मैंने पहली बार चेस खेलते हुए देखा किसी को। छोटा ही था मैं, 8वीं 9वीं क्लास में रहूंगा। तो अब वो चेस खेल रहे थे और मैं खड़ा हो गया। ये कैसा अजीब खेल है कि जैसे लूडो या सांप सीढ़ी होती है, उसमें पहले वो डाइस फेंकते हैं, 5 आ गया, 6 आ गया, फिर वो गोटी वहां रख देते हैं। मगर उसमें तो कुछ था ही नहीं, अपनी मर्जी से उठा के कोई किसी भी मोहरे को कहीं रख रहा है। तो मुझे लगा ये कैसी बेईमानी सी कर रहे हैं, तो कोई जिसकी मर्जी आती है उठा के कहीं भी रख देता है और 4 घर आगे भी छोड़ के रख देता है। भाई यहाँ रखना चाहिए गिन के ऐसे। तो हमने तो सांप सीढ़ी और वही देखा था लूडो। तो बड़ा अजीब लगा हमें कि ये कैसा खेल है। तो मैं उसको देखने रुक गया। और बड़ी, अब समझ में ना आना, जब तक कोई बताएगा नहीं तो चेस तो इतना टिपिकल खेल है कि समझ में आएगा ही नहीं। ना समझ में आना था ना मेरे आया, पर मैं भी जोर लगा के खड़ा ही रहा। अब वो सामान घर पहुंचाने में बड़ी देर हो गई। पिताजी ढूंढते हुए आए। पिताजी को चेस से बहुत नफरत थी। वो समझते थे ये तो चौपड़ जो जुआ हुआ था महाभारत में, उसी का रूप है चेस। उन्होंने मेरे कान पे 2 लगाया कि अच्छा यहाँ जुआ सीख रहा है क्या? बनेगा बनेगा शकुनी। तो बस इस तरह फिर मुझे शौक पड़ गया कि देख देख के मैं। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था, टॉनी बोलते थे हम उसका नाम, तो राकेश कौशल है। वो काफी पहले ही 78 79 में कनाडा सेटल हो गए। तो उन्हें आती थी चेस खेलनी, उनके पास चेस थी। तो हमने उनके घर की छत पे बैठ बैठ के उनसे वो चेस खेलना सीखा। फिर इतना ट्रेंड हो गए हम उसमें कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी तक और वहाँ कॉलेज की टीम में आ गए, उसमें हो गए। 75 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारी टीम में, जाकिर हुसैन कॉलेज में था, तो हमारी टीम उसमें पहुंची सेमीफाइनल टीम इवेंट में। इंडिविजुअल के अलग होते थे, टीम इवेंट अलग होते थे। अच्छा। तो वही जो सईद साहब मैं बता रहा था ना कॉलेज में थे, वो चेस के भी मास्टर थे और शायरी के भी। अच्छा। तो वो हमें सिखाया करते थे चालें, और मैं उसमें जो सेमीफाइनल में टीम पहुंची मैं उसका सदस्य था। सेमीफाइनल में हम लोग हार गए, तो उसमें एक सर्टिफिकेट भी मिला। तो आप यकीन मानेंगे, डर के मारे में सर्टिफिकेट घर नहीं लाया, मेरे दोस्त के घर ही रखा रहा हूँ, आज तक ना बताया किसी को घर में। तो मतलब घर वालों को तो ये था ना कि तुम्हें पढ़ने भेज रहे हो, तुम पढ़, हमारी मेहनत, हमारे पैसे खराब कर रहे हो, तुम वहाँ खेल में लगे रहते हो। बिना मतलब बिना बताए चेस क्यों खेलने लगे। और चेस को तो हमारे पिताजी जुआ मानते थे। वो तो समझते थे वो जो महाभारत में जो पासे फेंके गए थे वो चेस ही थी। तो शकुनी जो खेलता था, तो उनको चेस से बड़ी नफरत थी। तो हम ये डर के मारे, मतलब इतनी दहशत होती थी माँ बाप की। आज का जमाना नहीं था, बच्चे पिताजी से मजाक भी कर लेते हैं। चेस तो खेलना छोड़ो, शादी के टाइम पर भी उनके सामने नहीं बोल सकते थे अपनी पसंद। चेस तो बहुत छोटी बात है। अच्छा। वो ऐसा जमाना था उस जमाने में। चेस भी फिर ऐसी पर्दे के पीछे रह गई। आज को स्कूल कॉलेज से कोई सर्टिफिकेट मिल जाए तो पेरेंट्स जो है वो उसको फेसबुक पर डालते हैं, उसको फ्रेम करके अपने घर में लगाते हैं कि भी इन्होंने। हम तो घर नहीं ले जा पाए कि पिताजी देख लें कि चेस का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट बाहर ही गुम हो गया, दोस्तों के घरों में रखा।
वो तो मैं सोचते चेस का मतलब जुआ है, जुआ खेलते हो तुम लोग, ये कहाँ बिगड़ गया बच्चा बस। क्योंकि उस जमाने में तो पिताजी का एक काम होता था, हर संडे को पिटाई कर दो एक बार तो बच्चा सुधरा रहेगा बिना किसी गलती के भी। अच्छा, उन्होंने दिन फिक्स करा था कि इस दिन हाँ, मतलब हर एक, मेरा क्या हर एक किसी का होता हर एक घर में, हाँ, मतलब ये था कि हफ्ते में एक बार पीट दो, हफ्ते 10 दिन में एक बार इसकी पिटाई कर दो, ठीक चलता रहेगा। तो हम तो उस जमाने के बच्चे थे। आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे उनकी किस्मत पे रश्क होता है यार, कैसे माँ बाप उनको गोदी में लिए लिए कर रहे हैं, हर जगह हर शौक पूरे कर रहे हैं। हमारा तो कोई जमाना अलग ही था, खैर जैसा भी था। ठीक बात है, सही, अलग अलग दौर होता है सब अपना जो है। मतलब जिस फील्ड में भी आपने पैर रखा, हाँ, तो हाथ आजमाया जहाँ भी, तो वहीं आपने जो ना ऊंचाइयों को, मतलब बस ऊंचाइयों तक पहुंचते चले गए। जी। और तो हो सकता है उसी कश्मकश ने आपको शायर बना दिया। मेहनत का जो जज्बा आया हर चीज में करने का, वो उसी वजह से आया कि घर वाले हर वक्त कहते रहते थे मेहनत के बिना तुम्हारी जिंदगी, तुम तो रेहड़ियां लगाओगे वहां, केले की मूंगफली की रेहड़ी लगाओगे। तो बस उन तानों को सुन सुन के ही शायद सफल हो गया। बहुत अच्छे भाई साहब, जैसे आपने बताया कि पिताजी भी दिल्ली पुलिस में थे, तो फिर दिल्ली पुलिस में आपका कैसे रुझान बना या कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन की भी बड़ी अजीब कहानी है। मतलब हम सीरियस थे ही नहीं किसी, अच्छा उम्र भी छोटी थी, 20 साल से पहले 19 साढ़े 19 साल की उम्र में तो मैं सेलेक्ट ही हो गया था दिल्ली पुलिस में। अच्छा। हाँ जी। तो वो कहीं से वो फॉर्म निकले हुए थे, मैं कॉलेज में था। अच्छा, कॉलेज का जमाना भी बड़ा मेहनत भरा था, कभी दिन में भी कुछ काम करते थे, इवनिंग क्लास अटेंड करते थे। तो पुलिस में वैकेंसी निकली तो पता लगा, तो वो रोजगार समाचार आता था, कुछ हमने भी पढ़ लिया। दिन में कुछ काम करते थे? काम करता था मैं, हाँ, अकाउंट्स का काम करता था। अच्छा, कहीं पर अकाउंट्स का काम करता था, अपना जेब खर्च निकाल लेते थे? जेब खर्च निकालते थे। अच्छा। और शाम को कॉलेज जाते थे 5 बजे के बाद। अच्छा। तो दुकान वाले भी इतने चालाक होते थे कि जैसे 400 रुपए महीना देने हैं अकाउंट्स को, क्योंकि वो 7 बजे दुकान बंद होती थी, हम 5 बजे क्लास अटेंड करनी होती थी। 2 घंटा पहले छोड़ते थे तो हमें 250 या 300 रुपए देते थे। अच्छा। कहते थे तुम तो जल्दी चले जाते हो इसलिए, पर हम सोचते थे यार 250 रुपए, चलो जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है। हाँ, कॉलेज में आने के बाद ये भी काम किया। फिर पुलिस की वो वैकेंसी निकली, फॉर्म भर दिया। तो हम सीरियस थे नहीं, उम्र भी छोटी थी। मिनिस्ट्रियल के पेपर से? हाँ, 18 साल की उम्र थी, 18 साढ़े 18 साल की। 1 साल 8-10 महीने तो प्रोसेस में ही लग गए। पहले ये हुआ, टेस्ट हुए, फिजिकल हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। तो खैर वो फॉर्म भर दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हम फॉर्म जमा कराना ही भूल गए। फॉर्म भर के जमा कराना ही भूल गए। सीरियस ही नहीं थे, क्रिकेट का ही शौक था बस। अच्छा, क्रिकेट के लिए इतने सीरियस थे ना कि जहाँ कहीं मैच हो तो वहीं पहुंच जाना, और इसमें कोई लगन नहीं थी कि नौकरी वोकरी क्या हो जाएगी। घर वालों के कहने से फॉर्म भर दिया, वो जमा कराना भूल गए। अब बाई चांस जहाँ रोजी रोटी आपका दाना पानी लिखा है, अब दाना पानी पुलिस में लिखा था। वो जो आखिरी दिन, जो लास्ट डेट थी फॉर्म जमा कराने की, उस दिन दशहरे की गजेटेड हॉलीडे थी। अच्छा। और वो डिपार्टमेंट से ये कैलकुलेशन में गलती हो गई, लास्ट दिन वाले दिन गजेटेड हॉलीडे थी। तो उन्हें वो डेट बढ़ानी पड़ी जमा कराने की, एक दिन आगे की कर दी, 1 हफ्ता बढ़ाई फिर शायद उन्होंने। एक हफ्ता बढ़ाई क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन जमा नहीं करा पाए, तो उन्होंने 1 हफ्ता डेट आगे बढ़ाई। और फिर वो घर वालों ने डांट वाट मारी, तो हम उस 1 हफ्ते में वो फॉर्म जमा कराइए। अच्छा। फॉर्म जमा कराइए तो लेटर घर आने लगे, आपका इस दिन फिजिकल है, इस दिन टेस्ट है, इस दिन रिटन टेस्ट है, इस दिन इंटरव्यू है। तो हम दे दे के आते रहे। हमें पता था हमें कौन पुलिस में भर्ती करेगा, सरकारी नौकरी बड़ी बात होती थी। तो हमारा कहाँ नंबर आना है। थोड़ा मस्त टाइप के आदमी थे, क्रिकेट में ही रमे हुए थे बस। ये था कि घर वालों ने कह दिया, भर दिया, फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और वो रिजल्ट आ गया, हम रिजल्ट ही देखने नहीं गए। अच्छा, देखिए, मतलब मेरिट में मेरा 3रा नंबर। अच्छा, कितना का सिलेक्शन था? बैठे तो 5-6 हजार थे। अच्छा। 50-60-65 लोग सेलेक्ट हुए थे। मेरा मेरिट में 3रा नंबर। अच्छा। और शुरू के 20 आदमियों को डेट दे दी कि परसों जाके आप मेडिकल कराएंगे ओल्ड पुलिस लाइन में। अच्छा, ओल्ड पुलिस लाइन। हाँ, तो वहाँ मेडिकल टेस्ट होते थे, अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, पुलिस हॉस्पिटल, उसमें टेस्ट होते थे। मैं गया ही नहीं, रिजल्ट देखने नहीं गया। हमें तो पता था हमें कौन पुलिस में, और 3रा नंबर मेरिट में आ गया। अच्छा। तो हमारे एक रिलेटिव पुलिस हेडक्वार्टर में ही थे, उनको मेरा रोल नंबर वगैरह पता था। जब उन्होंने देखा पहले दिन रिजल्ट देखने नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, अब कल तो सुबह जाना ही है मेडिकल कराना। हाँ। वो शाम को हमारे घर आए, उन्होंने 36 झाड़ पिलाई मुझे कि तुम इतने नालायक हो, तुम अपना रिजल्ट देखने गए
तुम्हारा सिलेक्शन हो गया पुलिस में और तीसरे नंबर पे, और कल सुबह मेडिकल के लिए जाना है ओल्ड पुलिस लाइन में, और उसके लिए एक फोटो की जरूरत थी, वो फोटो ना मिले, तभी कैमरे का जमाना था नहीं, फोटो एक बड़ी बात होती थी, फोटो खिंचाना। तो वो लाल मंदिर, लाल किले के नीचे वो बैठते थे पुराने कैमरे वाले, जो पर्दा डाल के वो हाथ के हाथ फोटो दे देते थे, काले कपड़े के अंदर घुस के फोटो खिंचाते थे। पिताजी ने भी 4 बातें सुनाई, हम भाग के गए फोटो खिंचाने, और उसमें फोटो भी ऐसा आता था, वो पुलिस वाला तो क्या कैदी लगता था उसमें आदमी। तो वो फोटो हमने कहा चलो भी अब सुबह देना है, तब हम मेडिकल कराने गए अगले दिन सुबह। तो इस तरह हमारा पुलिस में अपॉइंटमेंट हो गई। क्या है मतलब मिनिस्ट्रियल में हुआ था ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हाँ जी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो था। तो खुशी हुई कि कैसा लगा जब? खुशी तो हुई, सरकारी नौकरी की बड़ी खुशी हुई। घर वालों को भी लगा कि भैया बच्चे को तो ये मतलब जो हमने इतनी डांट मारी है उसका सिला सही मिला, पैरों पे खड़ा हो गया, इतनी छोटी उम्र में। उनको तो ये लग रहा था कि हम ठीक डांट मारी है, नहीं तो बिगड़ जाता। वो सोच रहे थे हमारी डांट की वजह से भर्ती हो गया है पुलिस में। और मैं अपने बैच में सबसे छोटा भी था उम्र का। अच्छा। हाँ, तो तब बहुत छोटा था, लोगों को यही नहीं समझ आया। उस्ताद जो ट्रेनिंग पे गया मैं, तो उस्ताद ने सोचा पहले दिन मैं शायद किसी अपने बड़े भाई को सामान रखवाने आया हूँ। पहले दिन निकलो बाहर, निकलो तुम, निकलो बस सामान रख दिया, निकलो तुम्हारे भाई को छोड़ो। मैं कहा भाई को नहीं, मैं ही भर्ती हूँ। अरे क्या लगे तू कहाँ से हो गया भाई? कितने साल की फिर सर्विस रही आपके? फिर 40 साल से ज्यादा। 40 साल से ज्यादा दिल्ली पुलिस में नौकरी की आपने। भजन अभी लगभग 9 साल के आसपास हो जाएंगे अभी जुलाई में। जुलाई में 9 साल रिटायरमेंट के। लेकिन आप वैसे ही है जैसे पहले रिटायरमेंट के पहले भी थे, लगभग ऐसा ही आप चलता रहा है। तो एक तो आप स्पोर्ट्समैन थे, चेस खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, कविता सुनने का शौक था उस टाइम तक, लिखने का शौक नहीं था? पता ही नहीं था कि हमने सोचा लिखते हो तो रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं। कि आप तो सुनने के लिए बने हो, तो सुनने के लिए पैदा हुए। फिर पुलिस में आ गए। तो पुलिस की तो बड़ी टफ सी लाइफ है, बड़े जो टाइट शेड्यूल रहता है। तो फिर कैसे आपने मैनेज किया? शुरू में लगा नहीं कि कहाँ गलत फंस गए? ट्रेनिंग में लगा। ट्रेनिंग में कई बार मन में आया कि छोड़ दें यार ये तो, क्योंकि एकदम बंधन आ गया ना कभी, तो पहले खुद के मालिक फिजिकल और ये सब और सब। तो मतलब ऐसा लगता था, वो बात भी उस जमाने में दूसरे लहजे में करते थे। मतलब पुलिस जो हम ट्रेनर थे, जो हमारे वो हम जो थे उस्ताद जो थे, वो इस तरह से बात करते थे जैसे हम बंधुआ मजदूर हो। मतलब कोई ऐसा लगता है यार इतनी बेइज्जती तो किसी ने की नहीं आज तक। तो वहां दौड़ के 4 आदमी रखूंगा और बाकी फिर दौड़ने जाएंगे और ये करेंगे। तो बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन वो डिसिप्लिन लाने के लिए जरूरी था, बहुत जरूरी था। बाद में पता लगा कि बहुत जरूरी था वो। और पुलिस में नौकरी ऐसी होती नहीं, अगर वो ट्रेनिंग आपने पूरी मन से नहीं की तो फिर आप पुलिस में सफल भी नहीं हो पाएंगे। वो बहुत जरूरी है पुलिस जैसी टफ नौकरी। जैसे आपने बताया भाई 40 साल के आसपास आपकी नौकरी रही। 40 साल से ऊपर। 40 साल से ऊपर रही है, तो कई चुनौतीपूर्ण टाइम आया होगा आपके सामने। तो एक दो कोई चीजें बताओ जो आपको याद हो कि उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था आपके पास। चुनौती तो मेरा मानना पुलिस की नौकरी में चुनौती तो हर वक्त ही रहती है। गालिब का एक शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर के आसा हो गई। हालांकि वो मानता नहीं है पुलिस वाला चुनौती पर, चुनौती तो रोज रहती है। पर उन चुनौतियों में से भी जो कुछ चुनौती शुरू में मेरी पोस्टिंग हुई स्पेशल ब्रांच में। अच्छा। तो वहां जो हमारे पास काम था, वो जो अन्य काम थे उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये था कि जब पार्लियामेंट सेशन होता था तो उसमें विजिटर्स जाते हैं, जनता देखने जाती है, उनका रिकॉर्ड चेक करना होता था। वो काम हमारी उस सेक्शन में होता था जिसमें मैं था। अच्छा। वो हमें करना होता था। अब वो इतना चुनौतीपूर्ण काम था कि किसी आदमी ने आके फॉर्म भरा। वो 2 तरह के सेशन होते थे वहाँ। एक तो पहले दिन अपने फॉर्म जमा करा देते थे अगले दिन देखने के लिए, जो विजिटर्स होते थे, जो पार्लियामेंट घूमने आए, पब्लिक जो पार्लियामेंट का सेशन देखने आई है, जो कार्यवाही देखने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो अभी आए और अभी देखेंगे, उनको 1-2 घंटे बाद का टाइम स्लॉट अलॉट कर देते थे। जिन्होंने मतलब फॉर्म भरा नहीं एक दिन पहले, हाँ, वो अभी आ गए और 1 घंटे का पीरियड मिलता था हम पब्लिक को देखने के लिए। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो जिन्होंने सुबह आके भरा तो उनको 12 से 1 का या 1 से 2 का टाइम देते थे और वो नाम वो हमें कन्वे करते थे। अच्छा। स्पेशल ब्रांच में कि भी उनका रिकॉर्ड चेक करके बताओ कि इनका कोई कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल इस तरह का एजेंडा तो नहीं है इनका। अच्छा। हाँ, कोई अंदर जाके नारे लगा दे, शोर मचा दे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो नहीं है। बहुत जल्दी आपको उनको जो है चेक करके हाथ चेक करना पड़ता था। और इतना जिम्मेदारी का काम और हमें टाइम भी नहीं। वो फोन पर बताते थे। कई बार तो नाम की स्पेलिंग लिखने में भी, नाम बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में भी नाम इतने मिलते जुलते होते थे। बिल्कुल। हाँ,
सुरेश को रमेश समझ लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम स्पेलिंग भी बुलवाते थे उनसे कि स्पेलिंग बोलो, तो ये सब करते थे, फिर पेरेंटेज और ये सब मिला के, वो बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। हाँ, मतलब इतना कम टाइम में और इतना बड़ा काम कि पार्लियामेंट की सुरक्षा सारी जिम्मेवारी एक हिसाब से आपको लगता था किस आदमी को अंदर भेजना पता नहीं, इतने आदमी में से एक आदमी गलत चला गया तो वही सारा फेल हो जाएगा, सुरक्षा सब कुछ करे धरे पे पानी फिर जाएगा, एक आदमी भी गलत चला गया तो। ठीक बात। तकरीबन 5 साल तक मैंने वो शुरू में काम किया, मगर अच्छा। भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक रहा। और भी लोग होते थे, मैं अकेला नहीं था, पर मैं भी था उस टीम में जो ये टीम था। तो जिम्मेदारी तो सभी की होती है, जिम्मेदारी तो सभी की होती है उसमें, ये थी। और इसके अलावा भी कोई काफी बाद में जाके पुलिस हेडक्वार्टर में एक सीएनटी ब्रांच है, वहाँ कोर्ट केस की एक सीट होती थी। अच्छा। तब मैं बता दूं, तब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, कंप्यूटर हर जगह नहीं होते थे, रेयर होता था, सब लोग टाइपराइटर पे ही काम करते थे। अच्छा। बड़ी पुरानी बातें हैं। तो मुझे वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस डील करने थे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो रेट डाल देते हैं लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, सीपी को पार्टी बना लेते हैं जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वो सब केस तकरीबन 5000 के करीब केस थे मेरे पास, जो मुझे देखने होते थे, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और एमएससीटी कोर्ट में, जो पुलिस के खिलाफ याचिका, और पुलिस के खिलाफ तो ज्यादातर मतलब शिकायतें रहती हैं, गलत अरेस्ट कर लिया, ये कर दिया, मेरा मकान गिरा दिया, ये कर दिया, तो पुलिस तो हर चीज में पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे केसों में 5000 केस जिनको मुझे मॉनिटर करना है, मुझे देखना है, मुझे गवर्नमेंट काउंसिल अपॉइंट कराना है, मुझे एफिडेविट फाइल कराना है कोर्ट में, सीपी की तरफ से, ये सब कुछ करना है। तो मतलब ये जिम्मेदारी होती थी, और 5000 केस, पर ये डर लगा रहता था कहीं सीपी को नोटिस ना आ जाए कोर्ट से कि सीपी आप टाइम पर ये नहीं कर पाए तो सीपी साहब को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसी परमात्मा की दुआ रही, कुछ मेहनत, कुछ लगन, के 5 साल में एक भी नोटिस सीपी साहब को नहीं आया, वो भी बड़ा राम राम करके वो टाइम गुजरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब जान जो है गले में आई रहती थी हर वक्त। थोड़ी सी अगर चूक हो गई तो फिर रोज कम से कम आप ये सोचिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ 20-30 केस तो लगती थी। सबकी पैरवी करना, पैरवी अफसर टाइम पर पहुंचे, गवर्नमेंट काउंसिल अपॉइंट हुआ नहीं हुआ, काउंसिल हमारे पास जा रहा है नहीं, एफिडेविट टाइम पर फाइल हुआ है नहीं, कहीं एक भी कहीं कमी रह गई तो घूम फिर के बाद वो आपके ऊपर ही आएगी कि ये क्यों नहीं पहुंचा, वो तो कह देंगे हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताया। अरे वाह। और कई बार तो ऐसा होता था, शाम को हमारे पास नोटिस आया, अगले दिन सुबह की तारीख है, लेट अगर नोटिस पहुंचने में लेट हो गया, वो तो कह देंगे कि आपके पास भेज दिया हमने, शाम को 5 बजे नोटिस आया और कल सुबह की हाई कोर्ट में तारीख है। तो ऐसे केस भी मैनेज किए, तो रात में सारा काम होना, रात में ही पैरवी अफसर को देना, और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का केस है उसको इन्फॉर्म करना, और वहां से एक आदमी अपॉइंट कराना, ये सब। क्या बात। तो जैसे आपने बताया वैसा बचपन से ही आपका कविता सुनने का शौक रहा है, तो फिर लिखने का कब शुरुआत हुई आपकी, जब आपने लिखना शुरू करा, और कब फिर गजल की दुनिया में, क्योंकि गजल तो अपनी अलग ही चीज है, उसमें तो और ज्यादा दिमाग लगता है। तो मैं बताऊं भाई साहब, शौक तो था ही सुनने का, फिर बाद में ऐसा हो गया कभी चोरी छुपे कविताएं लिखने लगे, तो हमें कोई मीटर बहर इन सब चीजों का तो कोई ज्ञान नहीं था। मतलब खेलना भी चोरी छुपे और लिखना भी चोरी छुपे। लिखना, खेलना तो माँ बाप से चोरी छुपे था, और लिखना इसलिए कि हमें पता था भाई हम इतने बड़े लेखक। अच्छा। तो इसलिए अपना खुद को ही सुना लो शीशे के सामने खड़े होकर, उसी में खुश हो जाओगे। हमारी कविता दुनिया में सुनाने लायक थोड़ी है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स कहीं किसी को देख लेगा तो कहेगा ये क्या कविता है। क्योंकि अब इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, के हमने हमारी शुरुआती रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण को, हरिवंश राय बच्चन को सुनने से हुई। बिल्कुल। तो हमें लगा कि जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंचो तो उससे नीचे तो कोई कविता होती नहीं है, कविता नहीं होती है उससे नीचे। फिर खैर हम भी लिखने लगे, तो हमने सोचा हम ये कोई क्राइम या जुर्म कर रहे हैं, इसलिए सबको मत बताओ, चुपचाप लिख लो। मगर आज जब मैं उन पुरानी कविताओं को देखता हूँ, मुझे तब बहर का नहीं पता था, मीटर का नहीं पता था। अगर आज मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ये मतलब अब मैं जांच के ये पता लग पाया है मुझे कि वो सब मीटर में है। कोई एक आधी लाइन, एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो रहा है, मगर वो सब भी मीटर में है। तो इसका मतलब ये है कि शायर भी अंदर, लिखने वाला, सुनने वाला शौकीन नहीं, लिखने वाला शायर भी, इसको बोलते हैं इनबोर्न क्वालिटीज जो है ना। तो जन्मजात आपके अंदर कोई ना कोई कीटाणु हो सकता है, पिछले जन्म में आप इसी फील्ड में कहीं रहे। लिखने का शुरुआत जो ही ऑफिशियली जो लिखने की शुरुआत हुई, वो तो आपसे बढ़िया और कौन बता पाएगा। नहीं, बिल्कुल आपने ही शुरुआत कराई है। तो मैं अब आप सब लोगों को भी जो देख रहे हैं, उनको भी, सब मित्रों को भी बता दूं कि मेरे लिखने की शुरुआत कल जी नहीं कराई। हम पुलिस हेडक्वार्टर में ही थे, तो हम कविताएं के शौकीन है, ये तो हमें मालूम था। तो ये काफी दिनों बाद एक बार हम जैसे बिजी रहते थे काम से, तो 2-4 महीने के बाद मिले, आते आते ये मेरे वहां आए ऑफिस में, तो 2-4 डायरियां और किताबें थी।
ये रखकर वहां बैठ गए। तो मैंने पूछा ये क्या, एक रजिस्टर था इनके पास, तो मुझे मालूम था ये उसमें अपनी कच्ची पक्की कविताएं लिखते रहते हैं। तो मैंने इनका रजिस्टर उठा के चेक करना शुरू कर दिया। तो इतनी अथॉरिटी मुझे थी कि मैं वो रजिस्टर उठा के बिना पूछे ही चेक कर लूं। तो मैंने चेक किया तो मुझे उसमें एक गजल दिखाई थी जो तो पूरी मीटर में और रदीफ काफिया सब कुछ, हालांकि मुझे पता नहीं था, ये तो आज पता लगा है रदीफ काफिया क्या होता है। हम जब लिखते रहते एक दूसरे को दिखाते रहते थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब इनको देख के लगा कि ये तो मतलब सब कुछ असली गजल है। ये तो आज से पहले तो हम ऐसे ही मतलब बेसिर पैर की कविताएं लिख लिया करते थे। तो मैंने पूछा ये कहाँ से लिखी, आपको याद आ रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उसका मतलब ही याद है, वो जो पहली गजल थी जो मैंने आपकी देखी बहर में, कि वो सवालात मुझ पर उछाले गए, चाहकर भी ना जो मुझसे टाले गए, था ये रोशन जहां रोशनी उनसे थी, वो गए साथ उनके उजाले गए। तो मैंने पूछा आपसे ही, अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बल्कि मैं तो अब मित्रों को सुना रहा हूँ ये बात। मैंने पूछा ये आपने कहाँ से लिखी, ये तो असली वाली गजल है। तब इन्होंने बताया कि 5-6 महीने से इन्हें उस्ताद मिल गए जो सिखा रहे हैं। उस्ताद थे सर्वेश चंदोसवी साहब, मरहूम सर्वेश चंदोसवी, जो मेरे भी उस्ताद बने बाद में, और जिनकी उंगली पकड़ के आज हमने ये मकाम हासिल किया है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको उनसे मिलाता हूँ भाई साहब, मैं आज यही कहने आया था आपके पास कि उस्ताद मिल गए और हमारा आप उनसे गजल सीखेंगे। मुझे तो सीखते हुए थोड़ा टाइम हो भी गया है, तो मैं उनको कब लाऊं? तो मैंने कहा परसों छुट्टी का दिन है, आप यहीं ले आना ऑफिस में। तो आप कल जी उन्हें लेकर आ गए और उनसे मुलाकात हुई और ऐसा सिलसिला। उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या लिखना चाहते हो आप? मैंने कहा जी मैं गजल लिखना चाहता हूँ। तो कह रहे कि गजल कुछ लिखी है? मैंने कहा कुछ लिखी हुई कि नहीं? कह रहे कुछ तो लिखा होगा कभी। तो मुझे ये भी पता था ये मतला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। और अब ये देखिए मेरी तब रिटायरमेंट से 2014 की बात है, 17 में रिटायर हुआ, तो मेरी 57 साल की उम्र थी उस टाइम। तो 57 साल की उम्र कुछ सीखने की उम्र तो होती नहीं है। पर खैर मैं आपकी कोशिशों से और उस्ताद की कुछ मेहनतों से और उनकी दुआओं से मैं सीख पाया। तो उस्ताद ने मुझे कहा कुछ लिखा है तो सुनाओ गजल में। तो मैंने कहा जी एक वो लिखा है कुछ, पता नहीं वो क्या है, मगर बाई चांस देखिए कि वो इनबिल्ट जो शायर था, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहर में था वो मतला। मैंने एक शेर लिखा हुआ था तो मैंने उन्हें सुनाया। मुझे याद है अभी तक कि वो अक्ल आ जाएगी ठिकाने पर, अक्ल आ जाएगी ठिकाने पर, वो जो उतरेगा आजमाने पर। अब ये सुन के उस्ताद ने तो इतनी वाह वाह करी कि तुम्हें तो आता है सब कुछ, बहर में लिखा है और इतना बढ़िया मतलब। हमने कहा हमें तो ये भी नहीं पता ये मतला है या क्या है, हमने तो वैसे ही लिख लिया है बस। तो उस्ताद ने कहा कि भाई नहीं तुम पास हो गए, और उस्ताद ने उसी दिन अपना शागिर्द उस्ताद सर्वेश चंदोसवी जी एक बड़े मतलब शायरी की दुनिया में उनका बड़ा नाम था, अब हमारे बीच नहीं रहे। मतलब हर एक की हिम्मत नहीं होती थी, बड़ा उनका मतलब सख्त स्वभाव भी बड़ा सख्त था, थोड़ा सख्त। हर एक छोटा बड़ा शायर उनसे मिल ही नहीं सकता था, वो डांट देते थे। बड़े बड़े शायर जो हैं वो भी कतराते थे, डरते थे उनसे मिलते इसमें। लेकिन वो ऐसा मतलब ऊपर वाले की कृपा रही हमसे, मतलब इतना प्रेम रहा उनका, बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह मतलब हमें रखते थे वो बहुत। और तो इनको भी जो है एंट्री मिल गई उनके बाद, फिर हम दोनों मतलब आखिर तक उनके साथ ही रहे और बड़ा उनका प्यार मिला। जो पुराने शागिर्द थे जैसे 2-4 महीने बाद मिलते थे तो आपको भी याद होगा कई लोग थे, अब नाम तो कह रहा हूँ, वो पूछते थे कि अभी लड़ाई हो गई या नहीं, अभी तक चल रहा है। तो लड़ाई क्यों होगी? कह रहे नहीं उनकी तो हर 2 महीने में लड़ाई होती है किसी न किसी से। हमारा तो चल ही रहा है और हमारा ऐसे ही चलेगा, हमें तो बहुत प्यार करते हैं, ना कभी डांटा ना कुछ किया। मतलब लड़ाई हो गई या मतलब डांट डूट के हटा दिया इनको, मतलब निकाल दिया, मतलब क्योंकि वो उनके पास वही रह पाएंगे जो दिल से सीखना चाहते हैं और उतनी मेहनत करते हैं। मतलब अगर उनको लगता है कि थोड़ी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं या सीखने में ध्यान नहीं है तो उसको खुद ही हटा देते थे। वो सिखाने की बार इतनी ऊंची रखी हुई थी उन्होंने कि हर आदमी उससे पूरा ही नहीं बैठता था। हाँ। वो इतना डिसिप्लिन थे कि वो अनडिसिप्लिन आदमी को, पर हम तो बचपन से ही क्रिकेट खेलना, फिर पुलिस में डिसिप्लिन की ट्रेनिंग लेना, पुलिस में होने का जैसे तो हमने वहां भी मेंटेन बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा पुलिस वाला डिसिप्लिन काम आ गया क्योंकि इतने साल की जो ट्रेनिंग और जो पुलिस में अपने जो नौकरी कर रखी है, इसकी वजह से हम उसमें फिट हो गए और हम उनकी बात मानते रहे और वो हमें सिखाते रहे। आप लोगों को ये बता देते हैं कि हमारे उस्ताद सर्वेश चंदोसवी जी को हम दादा बोलते थे जी, प्यार से और इज्जत से, और दादा के उपनाम से ही मशहूर हैं वो सारी। बिल्कुल बिल्कुल, कवियों में, शायरों के अंदर, कवियों के अंदर जी दादा के नाम से ही मशहूर है। तो भाई साहब आप अपनी मनपसंद के कोई 2 शेर जो दादा की आपको ज्यादा पसंद है वो मेरे दर्शकों को सुनाएं। अनगिनत शेर पसंद है, पता नहीं कितने हैं। उनका तो काम ही इतना
भाई साहब ये भी बता दीजिए कि उन्होंने इतनी सारी किताबें छापी थी 2014 से जो सफर किया था 2014 में जी। 14 वो किस तरह से थी? दादा ने प्रण लिया था कि 2014 से 2020 तक मैं जितनी साल में जो गिनती आ रही है उसके हिसाब से किताबें प्रकाशित कराऊंगा। यानी कि 2014 में 14 किताबें, 15 में 15, 16 में 16, 17 में 17, 18 में 18, 19 में 19 और 20 में 20। तो कुल मिलाकर 119 किताबें उनकी इस तरह आई हैं, प्रकाशित हुई हैं। 119 किताबें। जी। दर्शकों को ये भी बता देते कि भाई गजल की तो एक किताब छापने में ही बस मतलब पसीने आ जाते हैं। तो 119 किताबें विभिन्न विधाओं पर हैं, अधिकतर उसमें गजल की हैं, मगर काव्य की अन्य विधाएं जैसे दोहा, तसलीस, माहिया, कविता, सब चीजों पे, छंद, रुबाई, सब चीजों पे, कहानियों की भी 8 किताबें हैं उसमें। वो सब तरह कुल मिलाकर 119 किताबें हैं। तो 2014 में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया था इसी काम के लिए। एक दिन में 14 किताबें उनकी जब प्रकाशित हुई थी तो वो सब आया था। तो उनके इतने बड़े साहित्य संसार में से कुछ शेर छांट पाना, फिर भी चलो मैं, अब भाई साहब कह रहे हैं तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जो उनका बहुत पसंद है मुझे। उनकी गजल का कि मुझे रंज है इसी बात का तुझे पा सका न मैं खो सका। मुझे रंज है इसी बात का तुझे पा सका न मैं खो सका। मेरा दिल दिमाग थका थका कभी चैन से न मैं सो सका। और शेर देखें इसका कि न फलक गिरा न जमी हिली, न फलक गिरा न जमी हिली, न किसी के लब पे दुआ खिली। उसे कातिलों सी सजा मिली वो जो फांस भी न चुभो सका। मुझे रंज है इसी बात का तुझे पा सका न मैं खो सका। दर्शकों जैसे गजल की बात चल रही है, मतला बीच बीच में आपको सुनने को मिला मतला। तो हर शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं, एक उला मिसरा है एक सानी मिसरा। तो 2 मिसरों को मिला के जो गजल का जो पहले 2 मिसरे हैं, जो पहला शेर जो गजल का हो गया, 2 मिसरे मिलाकर एक शेर हो गया। और जो गजल का पहला शेर है उसको हम बोल देते हैं मतला, और आखिरी को बोल देते हैं मक्ता। मक्ता आखिरी जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया भी हो, कई बार नहीं भी करते हैं तो मक्ता नहीं होता, पर मतला जरूर होता है गजल में। हर पहले शेर को मतला कहते हैं गजल के। तो अभी भाई साहब ने सुनाया एक मतला एक शेर, तो इसी से एक मतला एक शेर और दादा का सुनाए कि अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई। मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई। और शेर देख लेंगे जी। संगरेजों में लगी होड़ उसे छूने की, संगरेजों में लगी होड़ उसे छूने की। अपने अंदाज में खुदार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई। संगरेजों का मतलब बता दें। संगरेजों का मतलब जो पत्थर का चूरा या छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनके कण होते हैं धूल में जो कण पड़े होते हैं, कि वो भी जब उसकी अर्थी जा रही है तो उसको छूने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पांव छूने का, जो गया है जो शख्स। खुददार किस्म के थे, बहुत खुददार किस्म के थे दादा, मतलब इसीलिए बहुत कम लोगों से बनती थी उनकी। किसी बात से कोई समझौता नहीं करते और किसी शेर के अंदर भी कोई छोटा मोटा कोई होता ना, हर कोई शायर, बड़े शायर भी वो समझौता कर लेते थे, कोई बात नहीं इसकी जगह ये शब्द भी चल जाएगा। उनके माफी का कोई खाता नहीं था जब तक कोई परफेक्ट शब्द उसके अंदर नहीं जुड़ेगा। तो भर्ती का शब्द बोलते हैं कि भी उसकी जगह उसके काम चला दिया, समझौता नहीं करते थे, तो वो समझौता करते नहीं थे। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, 2016 में हमारे असर भाई की और मेरी किताब एक साथ प्रकाशित हुई थी। भाई साहब की किताब का नाम था रंग सपनों के और मेरी पुस्तक का नाम था मुंडेरों पर चराग। तो एक ही दिन हमने माता सुंदरी कॉलेज में उसका उद्घाटन किया था और बड़ा भव्य तरीके से उसका उद्घाटन, बहुत अच्छा विमोचन हुआ था। और ये दोनों जो है हमारे दादा की निगरानी के अंदर ही बड़ा हमें कंपटीशन था कि भी जल्दी जल्दी खत्म करने हैं,
कि 20 तारीख तक हमें रिलीज करना है। हम एक दूसरे से पूछते थे कि भाई आपकी कितनी गजल होगी, हमने उसके अंदर इतनी 50 गजल रखी थी। 51 गजल 51 है। तो हम पूछते रहते कि आपकी कितनी होगी, वो कहते 48 होगी। मैंने कहा मेरी 47 है, तो आप धीरे चलो जब तक मेरी हो जाने दो। और हमारी फिर लगभग एक साथ ही 51 गजल हो गई थी। तो उनकी वो तो एक ही दिन विमोचन हुआ था। प्रमोद भाई, आप अपनी मनपसंद कुछ गजल जो है हमारे दर्शकों को सुनाए, ताकि आपका वो जो है लहजा उनको पसंद आ जाए और कि आपके विचार से सब अवगत हो जाए। जी, मैं सुना देता हूँ। एक मतला एक शेर सुनाता हूँ मैं पहले। आप तो आराम से सुना दो, क्योंकि मतला का मतलब भी पता। आप तो मतले का मतलब नहीं पता। पहला शेर मतला होता है, उसके बाद का शेर और गजल का। एक मतला एक शेर देखेंगे। न तुझसे कोई ताल्लुक न प्यार बाकी है, न तुझसे कोई ताल्लुक न प्यार बाकी है, गुज़िश्ता दौर का लेकिन खुमार बाकी है। इसका मतलब पहले प्यार था। अब बाकी है का मतलब तो यही है कि अब बाकी नहीं है, तो इसका मतलब कभी गजल में क्या होता है ना, कम शब्दों में होता है, लेकिन उसको आप जब उसको गहराई पे जाओगे, उसको व्याख्या करने में तो 10-10 पेज उनके निकल सकते हैं। जी। अब जैसे ये है कि अब कोई बाकी नहीं है, इसका मतलब कभी रहा होगा। गुज़िश्ता का मतलब भी यही है, पुराने जमाने में या गुजरे हुए जमाने में। न तुझसे कोई ताल्लुक न प्यार बाकी है, गुज़िश्ता दौर का लेकिन खुमार बाकी है, और रकीब सोच के खुश है कि मात दे दी मुझे, वो जानता ही नहीं मेरा वार बाकी है। वाह, वो जानता है दुश्मन, वो जानता ही नहीं मेरा वार बाकी है। वाह। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रमोद शर्मा सर जी की जो है शायरी का स्तर धीरे धीरे इतना ऊंचा हो गया है कि लोग जो है दूसरे शायर, जो नए शायर जो अपना किताब छापना चाहते हैं, तो इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए इनके पास पुस्तक भेजते हैं ताकि ये करेक्शन करें। तो आज इस प्रोग्राम में मैंने उनको खास तौर पे कहा है कि भाई उर्दू के शब्द जिसके अंदर ज्यादा हैं वो गजल नहीं सुनानी, वो शेर नहीं सुनाने, क्योंकि वो सारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। वो किसी अलग प्रोग्राम होगा इसी चीज के ऊपर, उसके अंदर मतलब सुनवाएंगे आप। जी। तो आज हल्के शेर सुना रहे हैं, लेकिन शेर मैंने हल्के कहा, लेकिन मतलब जिसमें हिंदी ज्यादा हो, लेकिन वैसे हल्के नहीं है, उनके भाव उतने ही गहरे हैं। जी। एक मतलब एक शेर और देख लें कि अपनी करनी का फकत इनको सिला दे जाएंगे, वाह, सोचिए हम नस्ल नौ को और क्या दे जाएंगे। नस्ल नौ माने नई पीढ़ी को। अपनी करनी का फकत इनको सिला दे जाएंगे, सोचिए हम नस्ल नौ को और क्या दे जाएंगे। और शक्ल सूरत ही नहीं किरदार भी दिखलाए जो, हम विरासत में तुम्हें वो आईना दे जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात। जी। और एक गजल मैं रखना चाहूंगा अपने मित्रों के सामने, जो श्रोता हैं हमारे। एक नई गजल हुई है अभी, और अच्छी और काफी पॉपुलर हो गई है। लोग मतलब उसकी डिमांड करते हैं कि फरमाइश करते हैं कि ये गजल सुना दी जाए। तो वो गजल मैं श्रोताओं के सामने। इरशाद। उसकी आमद से हैं रंगीन नजारे सारे, वाह, उसकी आमद से हैं रंगीन नजारे सारे, आमद माने आने से। जी, उसकी आमद से हैं रंगीन नजारे सारे, हमने घर द्वार भी पलकों से बुहारे सारे। और कैसे इंसान कोई उसके मुकाबिल होगा, कैसे इंसान कोई उसके मुकाबिल होगा, देखकर जिसको कि छुप जाएं सितारे सारे, देखकर जिसको कि छुप जाएं सितारे सारे। और इनके होते हुए मैं इतना अकेला भी नहीं, इनके होते हुए मैं इतना अकेला भी नहीं, मैंने खत रखे हैं महफूज तुम्हारे सारे। वाह, मैंने खत रखे हैं महफूज तुम्हारे सारे। और एक शेर देखेंगे। एक शहंशाह की मानिंद वो लौटा घर को, एक शहंशाह की मानिंद वो लौटा घर को, बिक गए मेले में आज उसके गुब्बारे सारे। वाह, बिक गए मेले में आज उसके गुब्बारे सारे। और कौन, ये शेर बतौर खास देख लें कि कौन सा ले दूं खिलौना जो ये माँ ने पूछा, कौन सा ले दूं खिलौना जो ये माँ ने पूछा, होके कुछ बच्चा यूं चिल्लाया कि सारे सारे। होके कुछ बच्चा यूं चिल्लाया कि सारे सारे। और एक शेर मेरे उस्ताद की शान में भी हो गया है, देखें उनकी याद में, कि रात सपने में यूं उस्ताद की रहमत बरसी,
रात सपने में यूं उस्ताद की रहमत बरसी, कान खींचे मेरे और शेर सुधारे सारे, वाह कान वाह, खींचे मेरे और शेर सुधारे सारे। बहुत अच्छे, वाह और वाह। मक्ता भी देख लें इसका कि जी। अब असर कुछ भी जुबां से नहीं कहना पड़ता, अब असर कुछ भी जुबां से नहीं कहना पड़ता, अब समझने लगा वो मेरे इशारे सारे, वाह अब वाह, समझने लगा वो मेरे इशारे सारे। वाह वाह वाह, जी बहुत सुंदर भाई साहब। एक गजल और इसी जो है चलते जी। फ्लो के अंदर। एक गजल के चंद शेर में सुना देता हूँ। मतला फिर वही दादा की याद में हुआ है, दादा को ही समर्पित है ये मतला जी, इस जी। गजल का, कि मैं जो तुझसे मिला नहीं होता, मैं जो तुझसे मिला नहीं होता, ये मेरा मर्तबा नहीं होता। वाह, मेरा स्टेटस या मेरा कुछ जो भी स्तर है आज शायरी का, या कि मैं जो तुझसे मिला नहीं होता, ये मेरा मर्तबा नहीं होता। जो मुकद्दर में था मिला तुझको, जो मुकद्दर में था मिला तुझको, सबको सब कुछ अता नहीं होता, वाह वाह वाह, सबको सब कुछ अता नहीं होता, सबको सब कुछ अता नहीं होता। बहुत अच्छा। और एक शेर देखें कि हाल पढ़ लेता माँ के चेहरे से, हाल पढ़ लेता माँ के चेहरे से, वो जो लिखा पढ़ा नहीं होता, वाह वाह, वो जो लिखा पढ़ा नहीं होता। वाह वाह वाह। और एक शेर देखें इसी गजल का कि छीन मत हक तू अपने छोटों का, छीन मत हक तू अपने छोटों का, आदमी यूं बड़ा नहीं होता, आदमी यूं बड़ा नहीं होता। और आखिरी शेर इस सिलसिले का देख लें कि लोग यूं तो गले लगाते हैं, लोग यूं तो गले लगाते हैं, प्यार दिल में जरा नहीं होता, प्यार दिल में जरा नहीं होता। मैं जो तुझसे मिला नहीं होता, ये मेरा मर्तबा नहीं होता। बहुत अच्छे जी। प्रमोद जी, आपने बताया कि चांदनी चौक में बचपन बीता आपका और बाद में काफी टाइम तक चांदनी चौक में आप, चांदनी चौक, तो वहाँ फिर मिर्जा गालिब उनकी भी नगरी है वो। जी जी तो जी। आप उनके घर भी गए होंगे, देखा होगा जो आजकल। जी देखा मैंने, हाँ। तो उनका कौन सा शेर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या उनका कोई शेर एक सुना दीजिए जो उनकी बात चल रही है तो। देखिए गालिब के तो हजारों शेर मशहूर हैं, और ये बड़ा मुश्किल, ये चुनौतीपूर्ण काम है जो आपने पुलिस में चुनौती पूछी थी ना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है गालिब का एक शेर सुना देना, जिसका आसान नहीं हो सकता है कि आपको कौन सा पसंद है। हाँ, मुझे एक उनका एक शेर, सभी शेर पसंद है गालिब के, अधिकतर शेर पसंद है, मगर एक शेर बहुत ही ऊंचे पायदान पे मेरी नजरों में है उनका। वो है कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, वाह, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए शरों से, वाह, गालिब शरीर खामा नवाए शरों से। इसका मतलब अब ये थोड़ा इसमें फारसी के शब्द ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो मैं बता दूं कि शायर कह रहा है, गालिब कह रहे हैं कि जो शायर के दिमाग में जो ख्याल आते हैं ना, जिन पर वो गजल या शेर कहता है, ये परमात्मा की तरफ से आ रहे हैं, ऊपर से उतारे गए हैं, हम नहीं सोच रहे हैं। परमात्मा जिसको तौफीक देता है वो उस तरह की गजलें या उस तरह की कविता, उस तरह की शायरी कर रहा है। कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, ये जो सब्जेक्ट हैं जो आप लिख रहे हो, ये ऊपर से आकाश से उतर रहे हैं आपके दिमाग में। और गालिब शरीर खामा, शरीर खामा पहले लोग पेज कागज पर लिखते थे होल्डर से, अब तो लोग नोटबुक में, फोन पर, कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं। तो अब तो इस जमाने में तो ये शेर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस जमाने में होल्डर से लिखा जाता था डुबो डुबो के, तो उसकी निब की एक आवाज आती थी, खर खर की एक आवाज आती थी कागज पे लिखने पे। तो गालिब शरीर खामा, तो वो जो खर खर की आवाज है पेन की, वो नवाए शरोस है, मतलब वो देवताओं की आवाज है, वो देवताओं की दुआएं हैं जो आपके पेन के जरिए उतर रही हैं कागज पे। तो आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए शरों से। ये शेर बहुत ऊंचे दर्जे का गालिब का, और बहुत पसंद है मुझे। बहुत बढ़िया जी भाई साहब। अच्छा भाई साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे इमरान खान जी। उस टाइम एक जी टीवी पर बहस चली थी, पॉलिटिकल बहस थी, डिस्कशन था जी न्यूज पर, जी न्यूज के ऊपर। हाँ जी। तो उसमें भी आपका शेर एक कोट किया गया था जी, जिसके अंदर वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बैठे थे, तो एक हिसाब से आप एक इंटरनेशनल शायर हो चुके हैं। इंटरनेशनल शायर तो वो कौन सा शेर था? तो वो शेर था, जी न्यूज पर एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के भी 2-3 लोग थे और इंडियन मीडिया के भी। वो इस पाकिस्तान जिस तरह वार्ता चलती है जी जी जी,
तो उस पर वार्ता चल रही थी। तो उसमें एंकर ने कहा कि हिंदुस्तानी लोगों की, हिंदुस्तानी जनता की पाकिस्तान के बारे में क्या राय है। एक प्रमोद शर्मा, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरा नाम लेके वो शेर पढ़ा उस पर। कहा प्रमोद शर्मा सर एक शायर हैं हिंदुस्तान के, उनकी राय है, तो वो हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए क्या राय है। तो वो एक शेर था कि मुखौटे ये सदा झूठे लगाकर मिलता है हमसे, मुखौटे ये सदा झूठे लगाकर मिलता है हमसे, बहुत शातिर पड़ोसी है जन्म से देखा भाला है। वाह, ये शेर जी न्यूज पर मेरा तो नाम आपका शेर कहाँ तक पहुंच गया, दूर जी तक, जी, बहुत अच्छी बात है। यही शेर की ताकत होती है, यही साहित्य की ताकत होती है। क्या एक भाई साहब, अपनी इतनी लंबी सर्विस की पुलिस की, इसके साथ शायरी भी आपने शुरू कर दी बाद में, तो अपने शायरी में कुछ पुलिस के ऊपर भी लिखा आपने? जी भाई साहब, पुलिस के ऊपर हाँ लिखा, ये पुलिस के ऊपर भी लिखा। एक दो कते हैं, मैं सुना देता हूँ, दो मुक्तक पुलिस के ऊपर, जिसमें पुलिस वालों की व्यथा बताई गई है। तो एक मुक्तक देखें कि बहुत मुश्किल हमारा काम पर हंसकर निभाते हैं, बहुत मुश्किल हमारा काम पर हंसकर निभाते हैं, नहीं मिलता समय घर भी कहाँ हम रोज जाते हैं, मगर अफसोस उस जनता की नजरों में नहीं इज्जत कि जिसके वास्ते त्योहार सड़कों पर मनाते हैं। वाह वाह, कि जिसके वास्ते त्योहार सड़कों पर मनाते हैं। बिल्कुल, मन की पीड़ा जो आपने, मन की पीड़ा के पुलिस वाले कभी अपने घर अपना त्योहार नहीं मना पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि उस दिन तो उनकी ड्यूटी होती है, पहले से ही छुट्टियां बंद होती हैं, औरों का त्योहार सही मतलब निकल जाए तो निकल जाए इसलिए। और एक व्यथा पुलिस वाले की, देखें कि जन्मदिन हो मेरे बच्चों का या त्योहार हो कोई, जन्मदिन हो मेरे बच्चों का या त्योहार हो कोई, कभी छुट्टी नहीं मेरी वो दिन या वार हो कोई, जन्मदिन हो मेरे बच्चों का या त्योहार हो कोई, कभी छुट्टी नहीं मेरी वो दिन या वार हो कोई, हिफाजत राजधानी की मुझे दिन रात करनी है, हिफाजत राजधानी की मुझे दिन रात करनी है, कभी रुकता नहीं घर में भले बीमार हो कोई, वाह वाह, कभी रुकता नहीं घर में भले बीमार हो। बहुत अच्छे, वाह। तो हमारी जिंदगी में कभी इतवार, संडे, सैटरडे या कभी भी कोई त्योहार की छुट्टी कभी आती नहीं है। तो इस व्यथा को बताती हुई कि कितना महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं, ये कोशिश की है जनता तक पहुंचे ये बात। वाह जी वाह जी। तो देखिए, मैंने तो आपके कहने से सुना दिया भाई साहब, और मेरी इच्छा है कि आपकी, हम दोनों की किताबों का एक ही दिन विमोचन हुआ है, तो मेरी किताब में से आपने कई शेर, कई गजलें सुन ली, तो आप अपनी किताब में से भी मुंडेरों पर चिराग जो आपकी किताब है, उसमें से कोई अपनी पसंद का कोई, जिस शेर की वजह से ये किताब का नाम रखा गया मुंडेरों, वो एक मतलब शेर जी सुना दीजिए। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, ऐ हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा, और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। वाह वाह, लाजवाब मतलब शेर हुए हैं आपके। भाई साहब, कुछ लोग जो हैं पुलिस में रहकर भी पुलिस की छवि सुधारने का काम करते हैं, आप भी उनमें से एक हैं, क्योंकि आप इधर उधर कवि सम्मेलनों, मुशायरों में जब जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, और जब आप अपनी जो शायरी पेश करते हैं, तो जो उसका एक जो परसेप्शन जो है वो चेंज होता है पब्लिक के प्रति जो है, बिल्कुल। तो आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गजलों से इतना समय बांध दिया। हम आपके एक लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, और यही आशा करते हैं कि आप अपनी गजलों से ऐसी मुशायरों की और महफिलों की रौनक बढ़ाते रहें। शुक्रिया जी, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, अगर आपके संज्ञान में भी कोई ऐसा पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी है जो पुलिस के साथ साथ अपनी ड्यूटी के साथ कोई समाज का कार्य कर रहा हो, या उसने कोई अलग समाज में पहचान बना रखी हो, तो हमारे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी शामिल किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।